योगी अलग जाते हैं और उसमें वो मोदी को सूचना तक नहीं होती, पार्टी को सूचना तक नहीं होती और वो नितिन गडकरी के घर पर ठहरते हैं, उसके कुछ अलग मायने और अर्थ हैं। तो अभी भी कोई ये तो मैं नहीं कह सकता कि मोदी और योगी दोनों ही एक ही राजनीतिक नाव पर सवार हैं। मतलब पार्टी में तो सवार हैं, लेकिन दोनों पॉलिटिकली जो है वो जो अपने अपने मतभेदों को साथ लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि जब राजनीतिक दिग्गज दिल्ली आते हैं तो वे मोदी और शाह से मिलने की बजाय आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी दिल्ली यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस यात्रा में उन्होंने न केवल मोदी और शाह से दूरी बनाई, बल्कि उनके साथ मुलाकात किए बिना सीधे आरएसएस के नेताओं से संवाद किया। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आने के बाद ना तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से। क्या ये संयोग था या फिर जानबूझकर बनाई गई कोई रणनीति थी? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है और यही कारण है कि हम आज इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा के उन राजों पर से चर्चा करने वाले हैं और शायद बीजेपी के अंदर चल रहे राजनीतिक खेल को भी दिलचस्प बना देते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब मोदी और शाह से टकराने की योजना बना रहे हैं या फिर ये सब एक साधारण सा भ्रम है जो किसी और को खुश करने के लिए दिखाया जा रहा है? ये बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ अपनी दिल्ली यात्रा में न तो मोदी से मिले न ही शाह से, बल्कि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से गुपचुप मुलाकात की। ये बात वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कही है। जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो वो सीधा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर रुकते हैं और यही नहीं, नितिन गडकरी से लेकर आरएसएस के अन्य नेताओं तक से मिलने का दौर शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ आखिर मोदी और शाह से क्यों नहीं मिल रहे? क्या वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं या फिर भाजपा और आरएसएस के बीच में किसी नए समीकरण की शुरुआत करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं थी। ये यात्रा कुछ नया करने की कोशिश या फिर बीजेपी के भीतर अंदरूनी राजनीति की एक नई दिशा को साफ तौर पर दर्शाने वाली यात्रा थी। राजेश बादल के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने न केवल मोदी और शाह से दूरी बनाई, बल्कि वो सीधे नितिन गडकरी के घर पर ठहरे। गडकरी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, को लेकर यह संकेत दिया गया कि योगी आदित्यनाथ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो उनके साथ न केवल गडकरी बल्कि आरएसएस के कई बड़े नेता भी होते हैं। तो क्या ये संकेत है कि योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक भविष्य को आरएसएस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे बीजेपी के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक नया गठबंधन बना रहे हैं जो सीधे मोदी और शाह की योजनाओं से अलग हो? अब अगर हम बीजेपी और आरएसएस के बीच के रिश्तों को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई अनकहा संघर्ष जरूर चल रहा है। जहां एक और बीजेपी के नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करते हैं, वहीं आरएसएस अपने निर्देशों और मार्गदर्शन को लेकर पार्टी के भीतर दखलंदाजी करता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का मोदी और शाह से दूरी बनाना और सीधे आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से संवाद करना, ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वो किसी नई दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कभी आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ जो आजकल एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं, अचानक दिल्ली आते हैं और मोदी शाह के बिना ही सब कुछ कर लेते हैं। क्या मोदी और शाह को अब ये समझ आ गया है कि योगी को उनके इशारों पर नचाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? क्या मोदी शाह को लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे उनका खुद का नियंत्रण छूट सकता है? यही कारण है कि कई बार योगी ने अपनी दिल्ली यात्रा में आरएसएस के साथ मिलकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश की है। और राजेश बादल की बातों से ये साफ है कि योगी अब सीधे मोदी और शाह से अपनी दूरी बनाए रखते हुए आरएसएस के इशारों पर चलने का इरादा रखते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ संकेत दिए हैं कि वे आरएसएस के साथ मिलकर अपनी राजनीति के अगले कदम की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने दिल्ली में रहकर न केवल मोदी और शाह से दूरी बनाई, बल्कि गडकरी के घर पर रुककर ये भी बता दिया कि वो अपनी राह पर चलने को तैयार हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी और शाह, जो अपनी ताकतवर राजनीति के लिए जाने जाते हैं, इस नई स्थिति को स्वीकार करेंगे या फिर इसका विरोध करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ का ये कदम बीजेपी में एक नई राजनीतिक हवा का संकेत है, जो न केवल मोदी और शाह की राजनीति को चुनौती देगा, बल्कि आरएसएस की धुरी पर पूरी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। क्या ये केवल एक अनौपचारिक मुलाकात थी या फिर बीजेपी के भीतर एक बड़े बदलाव का संकेत है? इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम आपका विचार जानना चाहेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने सही कदम उठाया है? क्या ये आरएसएस के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा या फिर ये मोदी और शाह के लिए एक चुनौती बनेगा? और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये तो पहले से तय था ही। 5 तारीख को जाना था, 5 तारीख को मतदान था। मतदान के दिन वहां जाकर के डुबकी लगाने का जो आशय था और उसका क्या मंशा हो सकती है, ये कोई छिपी हुई तो है ही नहीं। लेकिन मेरा अभी भी कहना यह है कि अगर उन्होंने योगी, क्या आपने जिक्र किया कि योगी ने डुबकी लगाई, लेकिन अगर उन्होंने योगी और मोदी ने जाकर के एक साथ आरएसएस मुख्यालय में डुबकी लगाई होती तो उसका अर्थ अलग होता। आपने देखा ना, बीते दिनों योगी अलग जाते हैं और उसमें वो मोदी को सूचना तक नहीं होती, पार्टी को सूचना तक नहीं होती, और वो नितिन गडकरी के घर पर ठहरते हैं। उसके कुछ अलग मायने और अर्थ हैं। तो अभी भी कोई ये तो मैं नहीं कह सकता कि मोदी और योगी दोनों ही एक ही राजनीतिक नाव पर सवार हैं। मतलब पार्टी में तो सवार हैं, लेकिन दोनों पॉलिटिकली जो है वो जो अपने अपने मतभेदों को साथ लेकर चल रहे हैं। केवल एक शिष्टाचार है, जो एक संवैधानिक शिष्टाचार आप कह सकती हैं, वो बना हुआ है। अन्यथा कोई बहुत आदर योगी के मन में प्रधानमंत्री को लेकर नहीं है, सिवाय इतने इसके कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जी, दिल्ली के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूमिका को हम एकदम नकार नहीं सकते। और जो पिछले 7-8 वर्षों का, जो 10 वर्षों का जो अनुभव है, हमने ये पाया है कि प्रधानमंत्री के व्यवहार से, और जो इस समय देश में मोदी कांग्रेस रूल कर रही है, मैं उसको मोदी कांग्रेस कहता हूं, क्योंकि वो आरएसएस वाली बीजेपी जो है वो कहीं दूर जा रही है, वो एक अलग हाशिए पर चली गई है। तो इसलिए जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था कि आरएसएस के दम पर अब हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम अपने दम पर चुनाव जीतेंगे, कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। और देखिए कि बाद में उस भरपाई डेंट जो लगा है, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को लगा था, कई चुनावों में भी लगा, और महाराष्ट्र के चुनाव में भी वैसा नहीं हुआ जैसा बीजेपी अपेक्षा कर रही थी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आरएसएस अब ये देख रहा है कि इतना अपमानित करने के बाद भी अभी भी जेपी नड्डा का विकल्प पार्टी ने नहीं खोजा है, नया अध्यक्ष नहीं चुना है, और ये वही व्यक्ति अभी भी अध्यक्ष पद पर काम कर रहा है जिसने आरएसएस को अपमानित किया है। दूसरी चीज, एक बात और भी है कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी कभी नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए, तो और जबकि आरएसएस की तरफ से कई बार निमंत्रण भेजा गया। अब अगर नहीं गए, अगर मान लीजिए वो रिश्ते सुधारने का प्रयास करना चाहते, तो नंबर 1 जेपी नड्डा को हटाते, नंबर 2 प्रधानमंत्री खुद आरएसएस के मुख्यालय जाते, जो वो नहीं गए। तो इससे जो स्थानीय स्तर पर मैसेज जा रहा है, देखिए बीजेपी पार्टी में आपको बताऊं 40% लोग ऐसे होते हैं जो आरएसएस से आए होते हैं, तो वो भी हाफ हार्टेडली हैं, और जो बाकी काम कर रहे हैं, और जो बाकी लोग, जो आम आदमी, कॉमन मैन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी कोई बहुत अधिक उत्साह से काम नहीं कर रहा है, मैं कम से कम ये कह सकता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।